अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुलाकात और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अदील। आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन अमीर मोहम्मद ख़ान साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, आपका एक वसी तजर्बा है सहाफ़त में। आइए हम बिला ताख़ीर इनसे जो है वो अपने सवालात का आगाज़ करते हैं, इनसे सवाल पूछते हैं और अपनी मालूमात में भी जो है मज़ीद इजाफ़ा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। ख़ान साहब, वैसे तो आप ज़ाहिर है किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, एक ऑडियंस आपको जो है वो जानती है। फिर भी वो लोग जो अभी नए जो है वो शामिल हुए हैं या नौजवान नस्ल है, उनके हवाले से आप अपना थोड़ा सा जो है अगर तारुफ़ करवा दें तो ताकि हमारे नाज़रीन भी जो है वो उनकी मालूमात में। सबसे पहले मैं आपका और SZDB का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने टाइम निकाला मुझ जैसे बेकार से आदमी से मैं कहूँगा बात करने के लिए। तो मैं अपने तारुफ में ये कि अमीर मोहम्मद ख़ान, जैसे आपने जिक्र किया है कि मेरा नाम है, और सऊदी अरब में गुज़श्ता तकरीबन 32 साल से मौजूद हूँ और सहाफ़त के हवाले से पाकिस्तान में भी मुंसलिक रहा काफ़ी अर्से। मैं सहाफ़त के हवाले से ये कह सकता हूँ कि इंटर करने के बाद मैंने अखबार की नौकरी ज्वाइन की थी। उसके बाद ये शौक़ आगे बढ़ता रहा इश्तहारात से, फिर मैं उसके अंदर काफ़ी इन्वॉल्व होता रहा। उसी के दौरान मैंने इस सारे सफ़र में मैंने उसको मास्टर्स की नौकरी करता रहा, क्योंकि इंटर के बाद मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी, तो ख़ुद ही काम में जॉब करता था और पढ़ाई भी जारी रखी उसके अंदर। और इसी में अल्हम्दुलिल्लाह मास्टर्स किया और फिर तकरीबन यहाँ पे 32 साल पहले सऊदी अरब आ गया। अच्छा ख़ान साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका ताल्लुक़ जो है वो कहाँ से है? पाकिस्तान में किस जगह से आपका ताल्लुक़ है? मेरा ताल्लुक़ कराची से है और कराची की पैदाइश है। मेरे जो ख़ानदान है, मेरे जो घर वाले हैं, वो फोर फादर जो हैं वो हिंदुस्तान से रियासत टोंक है, वहाँ पर दादा परदादा पेशावर से हैं। सही, यूसुफ़ ताल्लुक़ है। अभी तक हमारे बहुत से अजीज़ जो हैं वो पेशावर में रहाइश पजीर हैं, वो रहते हैं, उनका रहन सहन पेशावर में। हम एक मिक्स फैमिली है। हमारे चचाओं ने शादी पंजाब में की हुई है। सही। और उनके फैसलाबाद में रहते हैं। यहाँ पर पाकिस्तान में कराची में हैं, फूफी हैं मेरी, बाकी अजीज़ हैं। वालिद का इंतकाल हो चुका, वालदा का इंतकाल जिसमें मेरी पैदाइश हुई थी उसके साथ ही हुआ था। तो मैं दोस्तों से कहता हूँ कि मैं, अच्छी बात तो नहीं है कि मैं किसी को मार के पैदा हुआ था। तो जब मेरी पैदाइश हुई थी तो मेरी वालदा को मैंने नहीं देखा था, मेरी दादी ने मुझे पाला। सही। और परवरिश हुई। चलें, ये तो अल्लाह की तरफ से ही है, ज़ाहिर है इसमें हमारे हाथ में तो कोई चीज़ नहीं है। हर जो है वो शख्स ने मौत का मज़ा चखना है, हर जान ने मौत का मज़ा जो है चखना है। अल्लाह उनको जवार रहमत करे, उनके जो है दर्जात बुलंद करे और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। ख़ान साहब, ज़रा हम थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में चलते हैं, बैकग्राउंड में चलते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा कि आपका कराची से ताल्लुक़ है और आपने अभी कुछ जिक्र किया कि इंटर के बाद से आपने नौकरी जो है ना वो ज्वाइन करी। तो आप सहाफ़त के शोबे से किस तरह मुंसलिक हुए? आपने कहा कि आप जो है वो अखबार आपने इंटर के बाद जो ज्वाइन कर लिया था, तो अखबार कैसे ऑल ऑफ सडन जो है आपने ज्वाइन किया या कोई किसी ने रेफ़र किया? किस तरह से जो है ना आप गए? कुछ थोड़ी सी अगर हमारे साथ जो है वो हाईलाइट करें। असल में ज़माना तालिब इल्मी से ना मेरा ताल्लुक़ नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन से रहा। वहाँ पे जो सरगर्मी थी उनके साथ, फिर कुछ तंजीमें थी जो कि कहते थे उनको बायां बाजू की, और उनके साथ मुंसलिक रहा, दोस्तों के साथ लोगों की खिदमत करते थे। तालिब इल्म के ज़माने से अब्दुल सत्तार रीज़ी की ऑफ़िस में हमारे लोग काम किया करते थे, हमने भी जाना होता था, देखते थे क्या हो रहा है, कैसे काम हो रहा है, अब आपकी खिदमत कैसे हो रही है। तो इस दौरान हम करते रहे। उसके बाद जब इंटर कर चुका, मैं मैट्रिक जब कर रहा था, फर्स्ट ईयर में तकरीबन आया हूँ मैं, मुझे याद पड़ता है, तो मेरे वालिद साहब की डेथ हुई। तो मेरे चचा ने मुझे इंटर करवाया, क्योंकि ऐसी सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि मैं कर सकूं। इंटर के बाद क्योंकि मैं फारिग था, और हमारे घरों में ऐसा होता है कि जब लोग ये सियासत कर रहे होते हैं ना, तालिब इल्मों की सियासत हो चाहे आम सियासत हो, उसको नौजवान हो, तो घर वाले ये कहते हैं कि ये आवारा हो रहा है, इसको बाहर घूम रहा है बहुत ज़्यादा, इसको किसी काम पे लगा। तो उस वक्त एक अखबार निकला था इंग्लिश का कराची से, दी सन, कराची से, लाहौर से। तो उसको वहाँ पे उसके मैनेजर हमारे साथ रहते थे करीब में घर के, उनके आना जाना था घर पे। उन्होंने कहा कि जी इनको ये सियासत में घर वालों ने जिक्र किया कि ये बाहर घूमता रहता है, कभी इस तालिमों की सियासत में, कभी जुलूसों में होता है। तो उन्होंने कहा कि इसको जॉब पे लगा दें।
इसका गुजर गुजर भी हो जाएगा। अच्छा, पढ़ने का शौक़ मुझे था, सही, तो मैंने अभी सोचा कि जॉब करके तालीम रखेंगे, इंटर तक ना रह जाए, तो फिर मैंने ज्वाइन भी किया सन अखबार, वहाँ सही। काम करता रहा। वहाँ पे दोस्तों से मिलने के बाद और ट्रेड यूनियन का खबत सवार हुआ घर पर, यानी जहन पर, उस वक़्त जबकि मैं 3 महीने प्रोबेशनरी पीरियड होता है, 3 महीने बाद जब मैं तनख्वाह लेने गया हूँ तो उन्होंने मुझसे कहा चौथे महीने, तो उन्होंने कहा कि जी आपका तो 3 महीने का जॉब था। तो मैंने उनसे कहा कि आपसे 4 महीने में काम कर रहा हूँ, तो आपको नहीं पता मैं आ रहा हूँ दफ्तर में, आप मुझे क्यों काम करने दे रहे हैं? तो वहाँ से फिर जो हमारे पे ट्रेड यूनियन के दोस्त थे सन अखबार के, उनसे दोस्तियाँ हुई। फिर चंद साल में ही, 2-1 साल में ही ट्रेड यूनियन में शामिल हो गया। ट्रेड यूनियन में उस अखबार का सदर हो गया। फिर और आगे बढ़ते रहे, फिर अखबारात के लोगों से मुलाकातें होती रहीं। कराची में जो जर्नलिस्ट थी, बहुत सारी तंजीमें थीं, उन सब का एक अपने इदारा था जिसमें सारी यूनियनें थी। उसका बाकायदा इलेक्शन लड़के उसका जनरल सेक्रेटरी हो गया। फिर मैंने कहा अब तो सहाफ़ती करनी है। फिर मैं जो ना गिरफ्तारियां भी हुई और लोगों के साथ इस ट्रेड यूनियन से गिरफ्तारियों से एक मुझे एक चीज़ याद आई। अभी कुछ दिन पहले ही एक मेरी न्यूज़ फीड से एक चीज़ गुजरी है जिसमें आपकी आई थिंक गालिबन एक तस्वीर है जो सर्कुलेट कर रही है, एक पुरानी तस्वीर है, ब्लैक एंड वाइट पिक्चर, और जिसमें आप विक्ट्री का निशान बना के आई थिंक पुलिस की वैन है। तो उसकी क्या जो है वो कहानी है, आप ज़रा ऑडियंस को जो है अगर हम बताएं। इस तस्वीर के ऊपर जब मुझे याद पड़ता है कि मेरे चचा शायद उस वक्त दुबई में थे या पता नहीं पाकिस्तान में ही थे, तो उन्होंने घर पे फ़ौरन फ़ोन किया और मैं गवार से पूछा कि ये किस चक्कर में पकड़ा गया, क्योंकि वो पुलिस पहचान में आ रहा था कि पुलिस की गाड़ी में बैठा हुआ। वो एक बड़ी तवील कहानी है अदील, इसलिए कि जब इसमें इन्वॉल्व हो गया मैं और जब अहदेदार हो गया अखबारी यूनियंस का, अपने का जनरल सेक्रेटरी था, बाकायदा इलेक्शन लड़के में आया, बड़ा नौजवानी थी, एक ही अखबार में जाकर रात को तकरीरें करना, उनको इलेक्शन हुआ, उसमें जीत गए, अल्हम्दुलिल्लाह जनरल सेक्रेटरी बन गया। फिर उस वक़्त ही माशाल्लाह का 78 की बात है ये, वो फ्रीडम ऑफ द प्रेस की, सहाफ़त की आज़ादी की तहरीक चली। शहनाज बन्ना साहब के साथ मैं मुंसलिक था, हालांकि इलेक्शन लड़के उनके मुखालिफ आया था मैं, लेकिन जब ये तहरीक चली तो मैं उनके साथ खड़ा था, उनके साथ खड़े रहे। और उनमें से था जब पहले दिन ही गिरफ़्तार हो गया था प्रेस क्लब से। सही। और बन्ना साहब और मुझे एक साथ ही गिरफ़्तार किया गया। और ये तस्वीर जिसका जिक्र हो रहा है वो मेरे पास और भी तस्वीरें शायद पड़ी हो, ये तस्वीर भी अभी कुछ दिन में फ़ाज़िल रहमान हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे, इनका इंतकाल हो गया, बहुत अच्छे सहाफ़ी थे पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी किताब में भी तस्वीरें शामिल की हैं। सही। और बहुत अजीब दौर था, उस पर किताब लिखी जा सकती है, इंशाल्लाह लिखेंगे। बड़ा उसमें ये था कि हम जेल चले गए। ये तस्वीर जिसकी जिक्र आप कर रहे हैं ना, वो हमें सुबह थाने से जेल ले जाया जा रहा था। सही। तो सेंट्रल जेल यानी मुंतकिल किया जा रहा था। सेंट्रल जेल मुंतकिल कर रहे थे, तो उसी वक्त प्रेस क्लब के करीब से ही थाना था, वो गुजरा था। एक फोटोग्राफर हमारा संग्रामी हुआ करता था, सही, वो गुजर रहा था वहाँ से, तो मैंने उनको आवाज़ दी, उसने देखा, उसको पता था कि गिरफ्तार हुए रात को प्रेस क्लब से लोग, तो वो पीछे क्योंकि उसके अंदर मेरे साथ जो ट्रक पे बैठे हुए ना, एक मुल्तान से दोस्त आए हैं, एक लाड़काना से थे, अच्छी मेमन कस्बा थी, दूसरा 3-4 साहब आगा सरवर थे, तो हम 4 लोग बैठे थे। तो उनको मैंने इशारा किया, वो बेचारा पैदल जा रहा था, कैमरा उसके पास था। सही। उसने किसी मोटरसाइकिल के बंदे को इशारा किया, उसके पीछे बैठ के उसने तस्वीर खींची बड़ी शानदार, और वो तस्वीर वायरल हुई, सब जगह पे चली। उसके फिर जेल में रहे 4 माह से ज़्यादा, कराची जेल, लांडी जेल, हैदराबाद जेल, खैरपुर जेल, क्योंकि अहदेदार जेल आपको जो 4 महीने होते रहे। और उसके बाद ये हुआ कि वो जब रहाई हुई है तो वो बड़े लंबी तरीके से तालिब इल्म भी शामिल होते रहे, मजदूर भी शामिल होते रहे, बहुत से लोग, बहुत से सहाफ़ी, काफ़ी लोग पकड़े गए थे, बड़े बड़े सहाफ़ी जो है आज के जो बहुत से इंतकालों में वो गिरफ़्तार हुए थे, वो जेलों में थे। फिर जेल में हमने, मुझे याद है मैंने बन्ना साहब ने पाकिस्तान की लॉन्गेस्ट हंगर स्ट्राइक जेल में की थी। जेल में हंगर स्ट्राइक करना एक बहुत बड़ा जुर्म हुआ करता है। जी बिल्कुल। उसमें 480 घंटे 20 दिन प्योर हंगर स्ट्राइक थी, खैरपुर जेल में की थी। सही। और उसका जिक्र वो वॉइस ऑफ अमेरिका पे, बड़े चैनल्स पे, टीवी पे, और यूरोप में तो बहुत बड़ी बात थी कि सहाफ़ी गिरफ्तार हो गए और वो जो है भूख हड़ताल कर रहे हैं जेल में बैठे हुए, तो काफ़ी उनके वायरल हुई, बड़ी तहरीक कामयाब हुई। माशाल्लाह का दौर था, माशाल्लाह का, और उसके अंदर बड़ा लोगों को इसमें हौसला मिला। मेरी नॉलेज के मुताबिक जब आपका इस दौर से आप गुजर रहे
रहे थे, तो उस दौरान जो आई थिंक वो सेंट्रल जो जेल के जो इंचार्ज थे, ठीक है, तो उनकी तरफ से एक प्रोपेगेंडा भी किया गया था कि जो है कोई हंगर स्ट्राइक जो नहीं हो रही है, मीडिया वालों को ये बताया गया था। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो खबर जो है ना वो चली कि कोई ऐसा नहीं है। तो उस हवाले से क्या उसकी स्टोरी थी आपकी जो है वो? खैरपुर जेल का वाक़या है कि जब वो जब हंगर स्ट्राइक होती है तो कैदे तन्हाई कर देते हैं। सही। 150 लोगों की बैरिक को खाली कराकर उसमें अकेले मुझे रखा। उसके बाद एक बैरिक खाली, उसके बाद वाली बैरिक में महराज बन्ना साहब थे। तो मुझे वहाँ पे हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक दोस्त थे, इंतकाल हो गया, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बहुत मशहूर नाम है, तालिब मौलाना के साहब मखदूम खलीकुज़्ज़मा। उनके सुपरिटेंडेंट से लेके मुरीद तक बेशुमार मुरीद थे वहाँ पे। सही। तो वो उन्होंने हमें कटिंग भिजवा दी वहाँ पे। वो मेरा रोज़ाना जो हंगर स्ट्राइक के अंदर ना आरएमओज और सुपरिटेंडेंट जेल वो आते थे, वज़न करना, पल्स देखना, सारी चीज़ें रिपोर्ट जाया करती, डेली चेकअप हुआ था। तो मुझे एक दफ़ा कटिंग मिल गई जेल के अंदर, इसमें लिखा हुआ था कि हंगर स्ट्राइकर कोई नहीं है। ये गवर्नमेंट का डेफिनेटली स्टेटमेंट था और सब खा पी रहे हैं। तो जो जैसे मुझे चेक करने आए एक दिन, तो मैं आराम से लेटा रहा, तो उन्होंने कहा उठे, मैंने कहा के लिए? तो कहते वो चेकअप के लिए। मैंने अपने तकिए के नीचे से वो निकाला, मैं कहा आपकी गवर्नमेंट कह रही है कि कोई हड़ताल ही नहीं है, भूख हड़ताल ही नहीं है, तो काय का चेकअप, किस बात का चेकअप? सही। अच्छा, वो परेशान तो हुए कि उसके कटिंग अखबार की जेल में कैसे आ गई कैद तन्हाई में। तो खैर उन्होंने कहा जी वो तो है, क्या कर सकते हैं, आपको पता है, समझदार है ये वो। मैंने कहा ठीक है, तो मुझे चेक करने की जरूरत ही कोई नहीं है। तो फिर खैर उन्होंने ज़िद की, सुपरिटेंडेंट साहब ने समझाया कि नहीं सर ये करें। मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा करें फिर आप, कि मुझे पता है अखबार का सिस्टम कि 2 दिन के बाद मुझे खबर चाहिए होगी कि हंगर स्ट्राइक पे है लोग। सही। इसमें तो जिक्र ही नहीं कि हंगर स्ट्राइक पे है ही नहीं। सही। तो वो कह रहे हैं ठीक है। मैं कहा जब अब 2 दिन के बाद चेक जब होगा जबकि खबर मुझे पास आएगी और आप लेके आएंगे। सही। खैर 2 दिन के बाद वो खबर आई, उसमें लिखा था कि कुछ हंगर स्ट्राइकर्स हैं जो, फिर हमने थोड़ी सी, आपको पता है गवर्नमेंट ने लगाना तो अपना काम, जो सिगरेट पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, कुछ हंगर स्ट्राइकर्स हैं जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। सही, यानी पार्शियली हंगर स्ट्राइक्स उन्होंने जो है नाम दिया, तस्लीम तो किया ना, मीडिया में आई, मीडिया में ये बात आई, इसी वजह से ये बात। तो इस पूरे सिनेरियो से आप किस तरह फिर बाहर आए? 4 महीने का आपने कहा कि अरसा गुजरा, और 4 महीने का ज़ाहिर एक कठिन मरहला था, और इसमें आप हंगर स्ट्राइक पर भी गए, और इसमें कहते तन्हाई भी आपने जो है वो काटी है। तो यकीनन एक बहुत मुश्किल दौर था, और आपने इसमें इस्तकामत रखी, सहाफ़त के हवाले से इस्तकामत रखी कि आप एक जो आपने स्टैंड लिया था उस स्टैंड पे आप आखिर तक रहे। तो 4 महीने बाद अब किस तरह से बाहर आए? क्या मामलात हुए? कुछ मामलात, कोई डील हुई थी? कोई काफ़ी तहरीक क्योंकि काफ़ी बढ़ गई थी, बहुत सारे किसान मजदूर भी आते थे, उसमें गिरफ्तारी देते थे कि सहाफ़त के लिए हम भी आज़ादी सहाफ़त के लिए देंगे, उन्होंने दिया। तो बाद में हमारे जो लोग बाहर रह गए थे, निसार उस्मानी साहब मरहूम थे, बहुत बड़ा नाम था पाकिस्तान के साइबर डॉन के, ब्यूरो चीफ थे लाहौर के। उन लोगों ने, जो लोग बाहर रह गए थे सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने जो है ना गवर्नमेंट से उनकी बातचीत हुई, उनको बुलाया गया कि भाई मामला कैसे ख़त्म करना है। तो उन्होंने उसको फिर रफ़ा दफ़ा फिर रहाई हुई वहाँ से खैरपुर जेल से। उसमें भी ये था कि एक दिन मैसेज आया जब मुज़ाकरात हो रहे थे कि वो कहते हैं 2-3 लोगों को नहीं छोड़ेंगे, बाकी सबको छोड़ देंगे। सही। उसमें और उन 2-3 लोगों में आपका भी नाम शामिल था? मेरा नाम भी था, और 1-2 लोग और भी थे कि इनको नहीं छोड़ेंगे। तो हमने ये कहा कि भाई आप करना ही माया था, मगर फिर ये पे नहीं रहेंगे, फिर कोई बात नहीं, क्योंकि ये खामखा का इल्ज़ाम लग रहा है कि क्या हमने कोई बगावत तो नहीं करी, मुल्क से ना बगावत की है ना किसी फोर्स से बगावत की है। हमने अपनी आज़ादी, सहाफ़त, अखबारात की आज़ादी के लिए हमने कोशिश की है कि अखबारात के अंदर ख़बरें आज़ाद हों, लोग आज़ाद हों, ये होना चाहिए। जी हाँ जी नाज़रीन, हमारी जो है पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन अमीर अहमद खान से गुफ्तगू जारी है। जी खान साहब, ये तो आपका एक स्ट्रगलिंग पीरियड था 4 महीने का, बहुत कठिन और बहुत ही ज़्यादा आपने उसमें इस्तकामत भी जो है ना रखी, और यकीनन एक मुश्किल वक्त था जो कोई गुजर गया, और यकीनन वक्त जो है गुजर जाता है। ज़िंदगी में नशेब फराज जो है वो आते रहते हैं, और जो साबित कदमी का मुजाहरा करते हैं, यकीनन कामयाबी जो है वो उन्हीं को मिलती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इस मकाम पे है, तो यकीनन इसके पीछे जो स्ट्रगल है, और इस स्ट्रगल का जैसे अभी आपने जिक्र किया, ये तो हम तो सिर्फ एक सुन रहे हैं, जब आप पे जो बीती होगी वो आप ही जो है वो जान सकते हैं कि किस तरह का वक्त जो है आपने गुजारा है। अच्छा, तो खान साहब हमें ज़रा ये बताएं कि जब आप नवाए का वक्त आपने जो है वो कब ज्वाइन किया, उस दौरान और ये वाले पीरियड के दौरान जब आप वहाँ से निकले जेल से, आपको रिहा किया गया, ठीक है, तो
कितना वक्फा था, और फिर आपने कौन सी जो जॉब जो है ज्वाइन करी? क्या सहाफ़त छोड़ दी थी उस वक्त आपने कुछ देर के लिए, या कंटिन्यू करा, और कौन से अखबार से मुंसलिक हुए? नहीं, उस वक्त तक जो है था ना, वो सूरत हाल ये थी कि सन अखबार पे भी क्योंकि थोड़ी माली मामला थे, तो वो गिरफ़्तारी से पहले हमने उस सन अखबार पे कब्ज़ा किया हुआ था कारकुनों ने। सही। तो उस वक्त भी माशाल्लाह से कहता था कि जी आप 2 पेज का अखबार निकालें, इश्तहार दें हम अखबार। इसने सपोर्ट किया माशाल्लाह ने, गवर्नर साहब से अब्बासी, उस वक्त उन्होंने सपोर्ट किया था कि जी हम इश्तहार के पैसे आपको देंगे ताकि कारकुनों के पैसे वैसे मिले। तो उसके बाद जो है फिर डेफिनेटली बेरोज़गारी थी। कुछ दिनों मैंने तजुर्बे के लिए उसमें काम किया। उस वक्त मैंने मास्टर्स नहीं की थी, जर्नलिज्म ही की थी। अमन अखबार निकलता था कराची से, उसमें थोड़ा सा बैठता जाकर तर्जुमा वगैरह, ट्रांसलेशन, ख़बर कैसे बनती है, वहाँ मैंने सीखा। उसके बाद फिर जॉब की तो ज़रूरत थी। उसके बाद फिर नवायत जब निकल रहा था तो उसमें फिर मैं नवायत में चला गया। वहाँ पे जॉब मिल गया मुझे, तो वहाँ पे काम शोबा इश्तहारात से शुरू किया था। तो शोबा इश्तहारात में एक मॉडर्न जर्नलिज्म था कि जी जैसे आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो मैं आपका इंटरव्यू करूंगा और आपकी कंपनी का राइट अप भी लिखूंगा। वो इश्तहार एक पेड, सही, जैसे हम एडिटोरियल जो है ना वो कह देते हैं, एडिटोरियल जो है ना पेड मटेरियल जो होगा, लेकिन वो प्रेस रिलीज की फॉर्म में या एक इश्तिहारी और न्यूज़ की झलक भी उसमें जो नजर आ रही होगी। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ या मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो पेड इंटरव्यू है। सही। जैसे कि अभी अब ये चीज़ जो है नॉर्मली यहाँ पे आजकल प्रैक्टिस भी की जा रही है। आपने देखा होगा कि जो हमारे चैनल्स हैं, प्राइवेट चैनल्स, डॉन हैं और दीगर मज़ीद हैं, वो लोग स्पॉन्सर्ड जो है वो कंटेंट करके पब्लिश करते हैं अपने सोशल मीडिया के ऊपर या अपने पेजेस के ऊपर। वो हाईलाइट कर देते हैं कि ये स्पॉन्सर्ड जो है वो कंटेंट है, वो बेसिकली एडिटोरियल कंटेंट होता है। तो ये उस वक्त से जो है ये यानी तो फिर नवायत ज्वाइन कर लिया। वो मुझे याद है मोहतरम मजीद निज़ामी मरहूम से पहली मुलाकात मेरी हुई थी। तो उस वक्त क्योंकि अखबारों में नाम शाम बहुत आया था, किसी ने बताया हुआ उनको, मालूम हुआ कि जी ये हमारे इदारे में बंदा कैसे काम कर रहा है। तो मुझे याद है कि मजीद निज़ामी साहब ने बुलाया, वो डायरी होती थी हमारे पास, उस पर नाम लिखा होता था। तो उन्होंने नाम पढ़ा और उन्होंने कहा अमीर उमर खान। कहते हैं निज़ामी साहब ने कहा कि आपको मैंने नाम सुना हुआ लग रहा है, वो शायद एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुझसे, मैं कहूँगा जी मैं तो फलाना आदमी हूँ, अभी जेल से आया हूँ, ये किया वो किया। मैंने बड़ा नॉर्मल वे उनसे कहा कि जी आप माशाल्लाह सीजन किस्म के सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं, गवर्नर थे पाकिस्तान के अमीर उमर खान, इस वजह से आपको नाम मेरा सुना हुआ लग रही है। उन्होंने कहा ठीक है करके फिर हम नॉर्मल बात हुई, कुछ दिनों काम किया। उसके बाद दरमियान में ही हुकूमती अहदेदार जो है घरों पे था, छापे वो पुरानी स्टोरियों में करते होंगे। तो उन्होंने उस ज़माने में ही मुझे जो है ना फिर वहाँ पे ट्रेड यूनियन हो गई, नवायत में बन गई दोस्तों ने। मैं यूनियन का अहदेदार नहीं था, लेकिन मुझसे कहा गया कि जी आप लिख कर देंगे, आपका यूनियन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि बैकग्राउंड तो पता था। सही। तो मैंने कहा कि जी मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो उस वक्त 1300 रुपये तनख्वाह थी। तो मुझे याद है कि मैं नाम ले लूँ, कोई बुरी बात नहीं है, आरिफ निज़ामी साहब उस वक्त साथी होते थे, निज़ामी साहब के भतीजे। उन्होंने कहा कि जी आप लिख के देंगे, सही, तब आप जा काम करेंगे। मैंने कहा जी मसला मैं लिख के इसलिए दूंगा कि जो लोगों यूनियन बनाई है ना, जिन लोगों ने, उनको मैं जानता हूँ, उनसे मेरा 13 साल पुराने ताल्लुक़ात हैं। 1300 के खातिर मैं नहीं छोड़ूंगा ये ताल्लुक़ात, लिख के मैं नहीं दूँगा, मैं काम करूँ या ना करूँ। तो खैर उसके बाद उन्होंने डेफिनेटली काम नहीं करना था वहाँ पे। वो कोर्ट में केस पे चला गया, हम भी कोर्ट में चले गए। वहाँ पे उनके जो वकील थे, अभी जो हाल ही में टीवी के शायद चेयरमैन बनाए गए थे, नईम बुखारी साहब, वो उनके वकील थे। उन्होंने कोर्ट में ये जाहिर करने की कोशिश की थी ये तो है ही टेररिस्ट हिसाब से कि जी हमारे यहाँ नवायत में जंग वालों ने भेजा इसको, जंग मेरे ताल्लुक़ ही नहीं था। तो बहरहाल वो केस चलता रहा। उस दरमियान में मेरा सऊदी रवाना हो गया। सही। यहाँ आने के बाद मेरा वहाँ कोर्ट का फैसला हुआ कि और आपकी फेवर में गया? नहीं, फेवर में नहीं गया। इसलिए कि जो साहब वजह ये बनाई गई थी कि जी ये बगैर इत्तला के जॉब से चला गया है, जबकि मैं छुट्टी लेकर मेरे जर्नलिज्म के एग्ज़ामिनेशन थे उसके लिए मैं गया था।
दरख्वास्त थी उनके पास। तो ये कौन से सन की बात है, कब आपने जर्नलिज्म का जो है मुकम्मल किया? और वरना ये तो बात है, मैं 81-82 में सऊदी अरब आया था, तो ये 79 की शायद बात होगी, 79 मेरा ख्याल 79 की। वेब तो इतना पुराना हो गया। तो यानी जामिया कराची से जो है आपने? हाँ, मैं प्राइवेट किया। अच्छा, प्राइवेट किया, इसलिए कि जॉब तो मैं उस वक्त कर रहा था। ग्रेजुएशन जो की थी वो मैंने कॉलेज में की थी कि रात को पढ़ता था, सुबह कॉलेज जाता था। लेकिन जब ये जॉब हो गई तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना, किताबें होती नहीं थी जर्नलिज्म के ज़माने में, कभी ब्रिटिश कॉन्सुलेट की जाके लाइब्रेरी में पढ़ना, ये जनरल चीज़ें सब चीज़, तो इस तरह से दिया। फिर मैं यहाँ आ गया, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वहाँ पे जो एक तारिक, हमारे नाम नहीं लेना चाहिए, एक साहब थे जिन्होंने मुझे जॉब दी थी वहाँ पे, वो बड़े अच्छे आदमी थे। उनका एक बयान था, मैंने यहाँ पे आके जब मुझे मिले मेरे ऑर्डर कोर्ट के, उसमें उनका स्टेटमेंट बहुत ही नेगेटिव था मेरे हवाले से। तो मुझे याद है मैंने उनको लिखा था यहाँ से कि आपसे तवक्का नहीं थी, लेकिन मैं तो जहाँ आ गया मुझे जॉब नहीं करना था, ख़त्म हो गई बात, लेकिन आपसे तवक्का नहीं थी इस तरह के बयान की। मेरी अल्लाह से दुआ है कि आप जैसे लोगों की परवरिश कर सकूँ मैं, मुझे इतना पैसा अल्लाह मियाँ दे दें यहाँ से कि मैं आपका गुजर बसर हो, कि आपको झूठ नहीं बोलना पड़े कभी। सही। तो बड़ा उनको फ़ोन आया कि ये ज़ाती करो मेरे साथ, मजबूर हूँ मैं नौकरी से, सब कुछ। तो ये होता रहा। फिर मैं सऊदी अरब आ गया। निज़ामी साहब बड़े अजीम आदमी थे। यहाँ पे आने के बाद निज़ामी साहब से बेहतरीन ताल्लुक़ात जो होते हैं ना, मेरे बुज़ुर्गों की तरह से घरेलू ताल्लुक़ात जो कहते हैं ना, वो थे। जब भी मरहूम यहाँ पे आए हैं वो घर पे होते थे, घर पे ठहरते थे, उनकी बेगम और उनकी बेटी सब यहाँ पे घेरना। पहले मैं दूसरा घर था वहाँ पर भी, तो वो हमारे साथ ही रहते, होटल में रहते थे, क्योंकि लोग तंग करते थे कि जी ये आप तस्वीर की। तो ये पहले मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी और कोर्ट में केस चला गया था, तो ये नेगेटिव से वो इदारे की तरफ जो है वो कब जो है वो डाइवर्जेंट हुई? मेरे ख्याल में इदारे की तरफ से। इदारा एक होता है ना, इदारा को कोई कानून होते हैं, सही, उसका उन्होंने किया। क्योंकि मैंने उस पर ज़िद की थी उनसे, नहीं उनकी ज़िद थी कि है नहीं आपका ताल्लुक़ है, वो निकाल दिए गए थे ट्रेड यूनियन के लोग, क्योंकि उनके ऊपर केस होता, मेरे साथ भी, मैं भी कर दिया साथ में उन्होंने। सही, ठीक। हालांकि मैं उसमें अहदेदार नहीं था। ठीक। तो ये वाक़ई तो यहाँ पे आए तो उससे बड़ा अच्छा, मुझे बड़ा प्यार मोहब्बत निज़ामी साहब की फैमिली से निज़ामी साहब रहा कि यहाँ पर आने के बाद जब रहते थे उस ज़माने में बड़ी कम्युनिटी की एक्टिविटी होती थी। तो मेरी फैमिली भी उस वक्त पाकिस्तान गई थी, वो मेरे घर पे ठहरे अपनी फैमिली के साथ। तो मैं शाम को चले जाता था तकरीबात में, तो मुझसे कहते थे, एयरपोर्ट जाते हुए मुझसे उन्होंने कहा कि आप ये भागदौड़ करते हैं, कुछ करते हैं, तो अपना कोई मेहनताना मुकर्रर कर लें आप। सही, ठीक। मैं समझ गया कोई पैसे। तो मैंने उनसे ये कहा कि सर आप किसी को जॉब पे रखते हैं तो उससे थोड़ी पूछते हैं, आपका एक तरीक़ाकार होगा, उस पर करें। खैर वो चले गए यहाँ से। तो फिर मुझे बैक डिटेल में कुछ पैसे का चेक मुझे आया, फिर अकाउंट खुला, वहाँ पैसे जमा होते रहे। ठीक। तो ये प्यार निज़ामी साहब से तो खैर बड़ा ऐसे थे, बड़े एहसानात हैं मेरे ऊपर उनके, बहुत ज़्यादा एहसानात से। मतलब ये कि उनसे बहुत दुनिया ने सीखा है, मैं भी एक छोटे तालिब से सीखा है, उनके उसूलों से सीखा है, उनके असूलों से सीख। जी खान साहब, आपने जैसा कि जिक्र किया, सारा पूरा एक सिनेरियो आपने बताया, किस तरह से आपने पाकिस्तान में जो है वो सहाफ़त के शोबे से मुंसलिक हुए और क्या क्या आपने कुर्बानियाँ दी, किस तरह आप नवाए वक्त में आए, नवाए वक्त में आने के बाद आपके अप्स एंड डाउन आपने उसके हवाले से बताया। फिर सऊदीया में आके आपके ताल्लुकात जो है मजीद निज़ामी के साथ बरदराना ताल्लुकात हो गए, आपके वो उस्ताद है, आपने उनसे सीखा है एक तालिब इल्म की हैसियत से, और माशाल्लाह से आपकी हैसियत पर बैठे में। तो इस हवाले से बताएँगे आपने, जैसा कि आप मैंने जिक्र किया, और यानी आप पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन हैं, तो इस हवाले से आप ऑडियंस को हमारी बताना चाहेंगे कि इस तंजीम का आगाज़ जो है वो कब हुआ, और आपने क्या ज़रूरत आपको महसूस हुई थी कि ये तंजीम जो है वो होनी चाहिए, और इसके क्या मकासद थे जो है ना इसके बनने के? अदील साहब, मसला ये है कि जो पिछली स्टोरीज में जिक्र कर रहे थे हम लोग आपस में, उस पर तो मेरे ख्याल में 6 घंटे भी बात कर सकते हैं हम लोग। रिकॉर्ड कोई सुनेगा भी नहीं, कोई देखेगा नहीं। अच्छा, उसके बाद के जो अभी आप सवाल कर रहे हैं कि जहाँ पे बहुत से दोस्त थे जो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट थे, तो जर्नलिस्ट ये हमने कोई ऐसी तंजीम नहीं बनाई, क्योंकि डेफिनेटली जब इस फोरम के अंदर लोग हैं, हर आदमी किसी अखबार को, किसी चैनल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसकी जिम्मेदारियाँ अपनी हैं। और फिर राइवलरी भी होती है इसके अंदर कि मैं चाहूँगा कि ख़बर पहले मेरी आ जाए, आप चाहेंगे आपकी ख़बर पहले से आ जाए। तो उस दौरान वहाँ पे हमारे काउंसिल जनरल वो करते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे, राशिद सलीम खान साहब,
बहुत ही खूबसूरत तरीन बेहतरीन आदमी, शक्लन भी खूबसूरत, वैसे भी माशाल्लाह बड़े उसूली, कम्युनिटी में बहुत प्यार मोहब्बत था उनसे। कश्मीर पे जो मामला सऊदी अरब में शुरू किए गए कम्युनिटी को इकट्ठा करना, उनके ज़माने में शुरू हुआ। ये कौन से सन की बात है हंस वगैरह? ये सन तो मैं आपको क्या बता, 83-84 होगा शायद। 83-84 की बात हो रही है, सही। 85-86 होगा, सही, ठीक, यानी 80 लेकिन राशिद सलीम खान साहब का जो टेन्योर था वो कश्मीर के लिए मुझे याद है कि बड़े बड़े तकरीबात उन्होंने यहाँ पे किए हैं, खुद मौजूद होते थे। स्कूलों के हवाले से बड़ा काम किया उन्होंने, कम्युनिटी को बिठालते थे। हमारा नवायात का फोरम हम करते थे तो उसके अंदर वो आते थे, कम्युनिटी भी लोग आती थी, स्कूल से मुंसलिक लोग आते थे, वालिदैन, और राशिद सलीम खान साहब खुद बैठते थे और सवाल जवाब किया करते थे लोगों के साथ। बहरहाल उन्होंने, उनसे बहुत सलाम थी, बहुत अच्छा काम करते थे, बहुत क़ुर्बत हुई। तो उन्होंने कहा कि यार जो सहाफ़ी आपके जो हैं पाकिस्तानी, इनको आप क्यों एक साथ बिठालते सबको। कि हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर बनाया था इसको, और ये हो गया शायद 26-27 साल हो गए जब राशिद उन्होंने हल्फ लिया था पहला फोरम के अहदेदारों से। उस वक्त ज़्यादा अहदेदार नहीं थे, उर्दू न्यूज़ अखबार आने के बाद जो है ना फिर ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि वहाँ से भी पाकिस्तान से लोग आए थे जो अखबार सहाफ़ी, वो बढ़ गए, क्योंकि वो सब जानते थे, पाकिस्तान के अखबार में काम करते हुए आए थे। वो सब हमारा एक अच्छा मजमुआ हो गया था यहाँ पे काफ़ी लोगों का। और लेकिन सिर्फ ये कि सोशल गैदरिंग कि महीने में 1-2 दफ़ा बैठना है, गपशप करनी है, हालत हाज़िरा में बातचीत करनी है, किसी के मसले मसाइल है वो बात करनी है। बाकी इदारों के हवाले से मीडिया का सब अपने अपने ज़िम्मेदार, कभी किसी पे पाबंदी नहीं कि तुम ये करो तुम ना करो। और सबसे बेहतरीन केमिस्ट्री ये मिलती थी कि सारे अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज तक ईमानदार तरीन लोग, सही, हमारे साथ बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन अपनी करतूतों से चले गए। हमने किसी को निकाला नहीं, अपने काम उन्होंने माशाल्लाह इतने अंजाम दिए कि खुद ही उन्होंने महसूस किया कि इनके साथ बैठना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो कर रहे थे हम मालूम होता था सबको कि क्या कर रहे हैं। लेकिन जो आज तक जो लोग हैं, मैं समझता हूँ कि बेहतरीन लोग कोई, आपने जैसे क्योंकि इस खबरों के हवाले से तो जो माफ़ कीजिएगा कहता हूँ, पाकिस्तान में जो आजकल सूरत हाल है मादियत की, परस्ती की, कि वो पैसा देख के मेरा मूड बने वाला काम है। तो वो इस तरह से यहाँ पे अल्लाह का शुक्र है मौके बड़े, कम्युनिटी में बड़े लोग चाहते हैं तस्वीर के लिए खाना खिला देंगे पैसे। हमारे यहाँ ये जर्नलिस्ट फोरम में कभी ये चीज़ नहीं हुई कि जी किसी से रोटी खानी है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से पैसे लगवा देने हैं। अल्लाह का शुक्र है। आपने भी जिक्र कर रहे हैं जैसे कि रोटी खानी है या पैसे किसी के लगवाने हैं या कोई फाइनेंशियल कोई स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम अगर करना है, तो यानी बेसिकली आप येलो जर्नलिज़म के हवाले से बात कर रहे हैं। तो येलो जर्नलिज़म के हवाले से आप क्या देखते हैं कि जो है वो कितना यहाँ पर येलो जर्नलिज़म जो है वो शिद्दत पकड़ता जा रहा है या दब रहा है या क्या है? आप मतलब ग्राफ की सूरत में अगर आप बयान करना चाहें तो ये कंटिन्यूसली अप हो रहा है दिन ब दिन, या इसमें जो है वो आप सऊदी अरब के हवाले से बात कर रहे हैं? जी, मैं अभी फ़िलहाल सऊदी अरब के हवाले से बात कर रहा हूँ। सऊदी अरब में तो येलो जर्नलिज्म हो नहीं सकता कि मेरे खिलाफ कोई खबर छापेगा तो मैं जाकर कोड सकता हूँ। ये हम कहीं मेहमान बैठे हैं किसी मुल्क के अंदर, यहाँ के बड़े क़वानीन हैं, सख्त क़वानीन है कि किसी की आप गलत इल्ज़ाम तलाशी के ऊपर अदालतों में जा सकते हैं। ठीक। तो बाकी ये कि मीडिया के हवाले से, मीडिया में जब हम जर्नलिस्ट फोरम बनाया था 10-15 लोग थे, अब यहाँ पे पता नहीं क्या इसमें लोगों को थ्रिल नज़र आती है कि रोटी खाते हैं हम बैठते हैं या कॉन्सर्ट सफ़ीर वज़ीरों से मिल लेते हैं। तो अब 400 सहाफ़ी घूम रहे हैं सऊदी अरब में। पहले हम 12-15-16 लोग थे, जिसके हाथ में मोबाइल है वो सहाफ़ी है, फेसबुक पे लगाएगा, इधर लगाएगा, और आफरीन सरकारी अफसरों को और कम्युनिटी के लोगों को भी, उनको नहीं पता कि चीज़ कहाँ छप रही है। एक तस्वीर किसी भी सरकारी अफसर की छाप दें, किसी कम्युनिटी की किसी खुद साख्ता लीडर को छाप दें, तो वो आपका गर्विदा हो जाएगा, रोटी भी खिलाएगा, आप उसके दोस्त भी हो जाएंगे। ये काम हमने नहीं किया। हम करते एथेंटिक अखबारात हैं, एथेंटिक चैनल हैं, उसमें काम कर रहे हैं, जिसमें गुंजाइश नहीं, हम भेजेंगे भी तो नहीं छापेंगे वो। सही। इसलिए कि गलत काम वो लोग भी नहीं करते, ना हम भेज सकते उनको, ना ही वो छाप सकते। हाँ, ये जो चूँकि मूलियाँ और लाला मूसा और ये सब अखबारात हैं, ये तो छापते रहेंगे, बारिश आंधी और तूफान, ये सब ये चलते रहेंगे, कोई मसला नहीं है। उसी पे ये लोग खुश भी हैं।
सही। मेरे अच्छी यानी बात। कहने का मतलब ये कि कम्युनिटी भी जो है वो कुछ जो सो कॉल्ड कम्युनिटी के जो मेम्बरान हैं वो इसमें खुश भी नज़र आते हैं कि हाँ जो है वो काम हो रहा है। जी हाँ, कम्युनिटी में भी बताऊँ आपको, कम्युनिटी में बहुत संजीदा लोग भी हैं, बड़े अच्छे लोग भी हैं। सही। लेकिन जो सियासी एक्टिविटीज़ लोग करते हैं ना, उनकी मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में सियासी जमातों में उनकी कहाँ तक पहुँच है। मैंने अपनी आंखों से 30 सालों में देखा है बड़े बड़े सियासी अहदेदारों को जो कि दावे करते थे, लेकिन जब उनकी लीडरशिप आता था तो वो मुझसे कहते थे कि मेरा तारुफ तो करा दो इनसे, जबकि कहा जाता था कि हम इनके बहुत करीबी है, हमने बड़ा काम किया है इनके साथ, बड़ी मुलाकात है, बातचीत रोज़ होती है। जब वो आते तो हमसे कहते तारुफ करा दो हमारा। तो इस तरह के लोग हैं। तो ये मतलब जो है कम्युनिटी है जो अपने आप को कहती है कि हम जो है वो हम एक सियासी जमात से मुंसलिक हैं और हमारे जो है वो बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन वो जब अच्छे पहले ताल्लुकात हों ना हो, आपका काम है कम्युनिटी के लिए काम करना। सही। वो किधर करते हैं? अभी कोविड के अंदर जो लोगों को ज़रूरत पड़ी, क्या किया? बहुत कम लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने भागदौड़ करी है, खाना जमा किया है, पैसे जमा किए हैं, अनाज, बहुत शुमार लोग परेशान थे, जमा किया है। सऊदी गवर्नमेंट की बड़ी सपोर्ट थी उसके अंदर, शाह सलमान की तरफ से बड़े इदारे बन गए थे जो कि मदद कर रहे थे। उसके बावजूद जहाँ तक उनकी पहुँच नहीं थी, हमारे लोग पहुँचाते थे। सही। कोविड के हवाले से आपने बात की कि जो है वो जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है और जो अपने आप कह रही है कि हम जो है वो उनको मदद करनी चाहिए थी और उन्होंने की या नहीं की, तो इस हवाले से आपकी भी तंजीम जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी है, एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर आपने इंट्रोड्यूस जो है मैं करवाई थी। तो आपकी तंजीम की क्या खिदमात हैं कोविड के हवाले से? आपने मतलब किस सेक्टर में आपने जो है आपका इनपुट जो है आपने दिया, फाइनेंशियली या अवेयरनेस के हवाले से, या किसी को आगे जो है डाइवर्ट किया भाई ये फ़लाँ जगह पे आप चले जाएं तो इस जगह पे आपका जो है वो काम हो जाएगा? तो अगर आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें। उसमें ये किया हमने कि देखिए हमारे पास फाइनेंस तो है नहीं। सही। सब छोटी छोटी तनख्वाह पे काम करने वाले लोग हैं, चंदा दे नहीं सकते, बहुत मुख्तलिफ, कहीं ज़रूरत पड़ती तो किसी को 5-10 हज़ार मदद कर सकते हैं, सही, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। ये बड़ा काम था। लेकिन इसके अंदर ये हुआ कम्युनिटी में, क्योंकि हम शाम बैठे हैं, हमें पता है, लोग हम बड़ी उम्मीदें लगाते हैं कि यार ये अखबार में लिखते हैं, ये टीवी पे काम करते हैं, बड़ा इनके पहुँच होगी। तो हमने इस दौरान में उन तमाम लोगों का पता किया, पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे, जो कि ऐसे टैक्सी ड्राइवर थे, कोविड में जो लॉकडाउन से घरों में बैठे हैं, बिज़नेस नहीं है, खाना नहीं है, डेली वेजेस नहीं है, तो वो क्या कर, उसके लिए फिर वो इदारे जो हमें पता था कौन लोग मदद कर रहे हैं, उनके नाम इकट्ठे करके जैसे पाकिस्तान कॉन्सर्ट कर रहा था। मुझे याद है जो मिनिस्टर साहब है शुजा साहब, उन्होंने बड़ी इसमें शामिल थे, वो उनके पास कॉन्टेक्ट्स थे जो कि मदद करते थे। तो नाम ले लेके हम वेलफेयर काउंसिल हैं अपने जहाँ पे माजिद मेमन साहब, उनको जो नाम आते थे हमारे पास, उनके नंबर्स और उनके कांटेक्ट जो भी चीज़ें थी, नाम उनको हम दे देते, वो कांटेक्ट करते थे। और वाकई में लोगों से पता भी चला कि उन्होंने रास्ते भी किए, सही, उनकी मदद भी हुई है। या जो ऐसे लोग हैं कम्युनिटी में जिनके पास पैसे वैसे हैं और अल्लाह ने उनको इस्लाह दिए, तो उनको भी कह दिया, लेकिन उनसे ये नहीं कहा कि हमने पैसे हमें दे दो हम दे देंगे। हमने उनको नाम दे दिए, ये नाम आप ले लीजिए, या कॉन्सुलेट को उनके नाम दे दिए कि ये मदद करना चाहते हैं, इनसे हम मदद ले लें। तो अपने आप को सिर्फ एक कोऑर्डिनेशन रखी बीच में, ज़रूरतमंद की और अदायगी करने वाले की। तो ये एक अच्छा तरीका था जिसको हम जितना निभा सकते थे हमने निभाया। जी चलेंगे। तो बहुत एक खुशाइंदेह अमल था जो आपने किया बेसिकली, यानी जो वो तबका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, आपने जिक्र किया डेली वेजेस का तबका, टैक्सीज़ वाले, क्योंकि ज़ाहिर है सब कर्फ्यू लगा हुआ था, सब चीज़ें बंद हो गई थी, तो वो तबका जो सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, उनका अपना डेटा जो है ना इकट्ठा किया किसी भी सोर्स के थ्रू, और आपने उनको एक राइट डाइवर्जन में जो मूव किया कि कॉन्सुलेट तक आपने पहुँचाया, वेलफेयर तक पहुँचाया, और दीगर अपनी जो कम्युनिटी के हजरात हैं जो जिनकी इस्तात है उनको कुछ उनकी हेल्प आउट करने की, तो आपने उन तक पहुँचाया। यकीनन ये कि बहुत एक अच्छा अमल है। तो हमें भी चाहिए कि और जो भी अगर ऐसी नागहानी सूरत हाल कहीं पर भी आती है तो हम उसमें जो है कंट्रीब्यूट करें।
जी नाजरीन, तो हमारा जो है वो पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन अमीर अहमद ख़ान साहब के साथ जो है वो बातचीत का सिलसिला जारी है और उन्होंने जो है हमें अपना पूरा एक कैरियर का जो है ना बताया, किस तरह से उन्होंने सहाफ़त का आगाज़ किया और सऊदीया कैसे पहुँचे, कितने नशेब व फराज आए इसमें, फिर एक कोविड का मरहला आया, कोविड के मरहले में इनकी तंजीम ने क्या खिदमत सर अंजाम दी और कौंसलेट के हवाले से जो है वो उन्होंने जिक्र किया वेलफेयर ताची का, शुजा साहब का, कि उन्होंने किस तरह जो है वो अपना केस जो जेन्युइन केस थे वो फॉरवर्ड किए उनको और उन्होंने फिर आगे जो उन लोगों की मदद की है। तो हम अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं और ख़ान साहब से जो हम ये पूछते हैं कि वो सबसे पहले तो हमें यानी एक ऑडियंस के हवाले से बता दें जो नौजवान नस्ल है कि अगर वो सहाफ़त में आना चाहती है तो उसके लिए वो क्या जो है ना वो ज़रूरी है कि वो मतलब आप उनको किस तरह से जो है मोटिवेट करेंगे। और जैसा कि भाई ख़ान साहब ने जिक्र किया था कि जिसके पास मोबाइल है और वो आजकल सहाफ़ी है तो येलो जर्नलिज़म हो गया या खुशामदीद जिसे हम कहते हैं कि दूसरों की खुशामदीद करके जो है वो रोटी खा लेना और कुछ कर लेना, तो इन सब से बचते हुए एक जेन्युइनली जो है वो जर्नलिज़म की तरफ आप किस तरह से जो है वो लोगों को मोटिवेट करेंगे। जी सबसे पहले तो मैं मैसेज आपके लिए एज ए DB के लिए कि आपका शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने टाइम निकाला और आपके CEO साहब हैं ज़कीर भट्टी साहब, अदील साहब, आपका शुक्रिया अदा कि टाइम निकाला और ये बातचीत करी। तो बातचीत तो इतनी सारी होती है कि घंटों भी लग सकते हैं। बहरहाल कम्युनिटी के हवाले से, सहाफ़ियों के हवाले से जो आपने बात की है, तो मेरा तो नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि दुनिया के मामलों को पढ़ें। सही। जब पढ़ेंगे तो अच्छा लिख सकते हैं, सही। नहीं पढ़ेंगे तो सिर्फ मैं आपकी बात सुन के लिखूँगा तो कोई फ़ायदा नहीं इसका। जब तक मैं इसको पढ़ूँगा नहीं, हालात पे नज़र रखूँगा, अखबार पढ़ें, आर्टिकल्स पढ़ें, दुनिया के मामलात के ऊपर सियासत कहाँ जा रही है उसको पढ़ें, फिर आपको हर चीज़ कोई आदमी बयान देगा तो आपको समझ में आ जाएगा क्या बोल रहा है, वो कहाँ से बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। तो ये चीज़ें जब तक पढ़ेंगे नहीं आएगा। तो नौजवानों को बहुत अच्छी फील्ड है जर्नलिज़म। हमारे मुल्क में तो ईमानदार जर्नलिस्टों की जो है ना क्या कहना चाहिए, कहत है, चीता जो है वो रह गए हैं। माफ़ी की तरफदार हूँ, जो हैं वो बेरोज़गार हैं, इदारा उनको रखते नहीं हैं कि वहाँ पे तो ये है कि तुम भी खाओ तो हमें भी खिलाओ। बहुत सारे अखबारात ये काम कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो जो ईमानदार लोग हैं घर बैठे हुए, वो उनको जॉब नहीं मिलती है। लोगों ने फिर यूट्यूब चैनल बनाए हैं। तो मामला जो है ना, जब तक इसमें मादियत परस्ती आ गई है तो मामला बड़ा ख़राब हो गए। लेकिन चीज़ों से कभी मायूस नहीं होना चाहिए, हमेशा अच्छी चीज़ें होती हैं। मैं आर्टिकल में लिखता हूँ, नवायत के अंदर रेगुलर होता है, तो मुझसे बहुत से दोस्त पूछते हैं कि यार इसका फ़ायदा क्या है। मैं कहता हूँ 22 करोड़ की आबादी में अगर 2 आदमी ने पढ़ा है तो मेरा काम हो गया। मुझे नहीं पढ़ाना 22 करोड़ लोगों को, अगर 2 आदमी भी इसको समझ रहे हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह। यही तरीक़ा है लोगों को ठीक करने का, समझने का, समझाने का। तो अल्लाह भी बेहतरी करे और लोगों को जो है ना इस बात पे लगाए और नौजवानों को ज़रूर इस फील्ड में आना चाहिए। सही। बहुत अहम फील्ड है, बहुत ज़रूरी है, आना चाहिए कि ईमानदार लोगों की बड़ी ज़रूरत है। पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, पैसों के चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ साहब, कुछ आखिरी अल्फाज आप रिमार्क्स अगर देना चाहें पाकिस्तान कम्युनिटी के हवाले से, ताकि हम अपने कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी अच्छी कम्युनिटी है। कम्युनिटी घटती जा रही है अपने मसाइल की वजह से। हमारे यहाँ भी कोई अपॉर्चुनिटीज़ अल्लाह करे पाकिस्तान में भी ऐसे निकले कि लोग अपने वहाँ पे काम कर सकें, जिसकी फ़िलहाल तो कोई ऐसी उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि पाकिस्तान में लोग जो जा रहे हैं वो भी बहुत बेचारे परेशान हैं। लेकिन जब आप यहाँ सऊदी अरब में हैं तो सबसे बेहतर बात ये, सबसे अच्छी बात ये है कि जहाँ पे बड़ा ही दुनिया का पुरसकून तरीन माहौल है। आप जिस मुल्क में रह रहे हैं उसके क़ानून की जो है ना पासदारी करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। ईमानदारी से काम करें, आपको कोई कुछ नहीं कहता। और सऊदी हुकूमत की और खादिम बिन शरीफैन शाह सलमान, मोहम्मद बिन सलमान, इनकी बड़ी इनायत है पाकिस्तानियों पे, पाकिस्तान पे। और सऊदी अरब की तारीख़ इस बात पे की शाहिद है कि पाकिस्तान के लिए बड़ी खिदमत है सऊदी अरब की, और जिसका हम हमेशा शुक्रिया अदा करते हैं। और किसी मुल्क, किसी हमारे सरबराह को आके इस 2 चीज़ों की हिम्मत नहीं हो सकी कि कश्मीर पे कोई पॉलिसी चेंज करे या सऊदी अरब पे कोई पॉलिसी चेंज करे। तो इंशाअल्लाह ताला लोग सऊदी अरब के इनके शुक्रगुज़ार हैं, हुकूमत
हुकूमत के, और हम सबको शुक्र अदा चाहिए, पूरी कम्युनिटी को, कि हम यहाँ पर रहकर अपने मुल्कियों से मुबादला कमा रहे हैं, अपने अहल खाना का पेट भर रहे हैं और ईमानदारी से काम करते रहें। यही इनकी ख्वाहिश है, यही हमारा काम होना चाहिए। हमारे साथ पाकिस्तान जर्नलिस्ट फोरम के चेयरमैन अमीर मोहम्मद खान साहब थे, हमने उनसे गुफ्तगू करी। यकीनन आप लोगों को ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको इस हवाले से कोई भी सवालात हैं तो आप हमारे जो है वो SZB न्यूज़ के फेसबुक पेज पर और दीगर ऑफिशियल जो हमारे सोशल मीडिया हैं उस पर आप सवालात कर सकते हैं, और हमारे चैनल को आप सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी सजेशन देनी, कोई भी मशवरा देना है इस हवाले से, तो आप यकीनन जो है वो हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो अपने मेज़बान मोहम्मद अदील को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात में फिर हम हाजिर होंगे किसी नए गेस्ट के साथ। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप सबका अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान पाइंदा। मज़ीद खबरें देखने के लिए देखते रहें SZB न्यूज़। फॉलो करें SZB न्यूज़ को YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर।